मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग 2027 के लिए कमर कस रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, बिल्कुल भी हताश मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके साथ रण में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है व्याकरण की, एक बहुत ही धमाकेदार होने चल रही है। और आज की इस क्लास में आप सीखने चल रहे हो कि आखिरकार व्याकरण की आवश्यकता क्या है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको यही एक बात बता देना चाहता हूं कि व्याकरण की आवश्यकता इंटर तक ही सीमित नहीं है। आगे बहुत सारी परीक्षाएं हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, पुलिस, दारोगा, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण का सबसे ज्यादा योगदान है विद्यार्थियों। तो आइए आज ही हम नींव को मजबूत करते हैं कि आगे आपको तकलीफ ना होने पाए। तो विद्यार्थियों, जानिए व्याकरण क्या है। ओहो, रुकावट के लिए खेद है विद्यार्थियों। एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना कि इस क्लास की समस्त पीडीएफ हमारे विद्याकुल ऐप पर मिलेगी। तो अभी जाई रहुआ सब डाउनलोड करें और इस क्लास को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यहां से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो तो आपके समक्ष बेटा दो शब्द हैं। कितने शब्द हैं? अगर मैं बात करूं हिंदी व्याकरण के शब्द में, तो आपके समक्ष पर दो शब्द हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें से हिंदी व्याकरण आप पढ़ने चल रहे हो। अगर मैं बात करूं हिंदी व्याकरण की, तो भाई एक तो शब्द हमारा हिंदी है और एक शब्द आप देख रहे हो व्याकरण। बेटा हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है बेटा? एक भाषा है। क्या है? भाषा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है आखिरकार भाषा? भाषा के विषय में आप क्या जानना चाहते हो? भाषा जो है वो भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को प्रकट करना किसी दूसरे के समक्ष। सोचिए, यदि भाषा नहीं आई होती तो हम अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते थे। भाषा आई और हम अपने विचार प्रकट कर पाए। हमारे प्यारे अखिल भैया पढ़ाएंगे कि भाषा आने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे दिगंत में भाग 1 पर बातचीत एक चैप्टर है प्यारा सा। बातचीत का मतलब क्या? भाषा, संवाद। क्या है आखिरकार बातचीत? बोलना। बेटा भाषा क्या है? बोलना। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यदि मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसके रूप का साक्षात्कार कैसे हो पाएगा? उसके गुण दोष का पता नहीं लगा पाएंगे बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या आखिरकार क्यों व्याकरण की आवश्यकता पड़ी, अगर मैं बात करूं व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो भाई व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख पढ़ बोल सकते हैं। इसका मतलब यदि हमको भाषा सीखनी है तो व्याकरण सीखना बहुत अनिवार्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए, मैं आपकी व्याकरण की दुनिया पर स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं व्याकरण का निर्माण कैसे, आखिरकार व्याकरण का निर्माण हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि व्याकरण का निर्माण कैसे हुआ है। अगर मैं बात करूं व्याकरण की, तो आप थोड़ा सा देखिएगा कि व्याकरण का जो निर्माण हुआ है वह हुआ किससे है? वी प्लस आ प्लस करण से। किससे हुआ है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्याकरण का निर्माण किससे हुआ है, तो आप बताओगे कि गुरुजी व्याकरण का जो निर्माण है वी प्लस आ प्लस करण से हुआ है। किससे हुआ है? वी प्लस आ प्लस करण से हुआ है। आपको एक यण संधि का नियम मालूम होगा। क्या मालूम होगा? यण संधि का नियम। क्यों नहीं मालूम होगा? क्योंकि आपने तो 10th का एग्जाम दिया है, वहां पर भी संधि आती है। तो आपको पता है कि यण संधि का नियम है कि यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है बेटा? वाह हो जाता है कि या हो जाता है? मुझे बताएं बेटा, कि वाह हो जाता है, रा हो जाता है, ई का वाह हो जाता है कि ई का या हो जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि ई का ला हो जाता है? क्या हो जाता है? मुझे बताएं तुरंत स्पीड के साथ। तो आप कहेंगे गुरुजी ई का ला हो जाता है। अरे नहीं, रुको तो सही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि ई का या आप पढ़े होंगे यार संधि में, ई का या, ऊ का वा और री का रा। और अगर मैं बात करूं संस्कृत की,
तो लरी का ला होता है, क्या होता है, लरी का ला होता है। तो अगर आप थोड़ा धैर्य बनाकर देखेंगे तो संधि पे अगर मैं वहां पर हल लगा दूं, अब देखो इस हल का मतलब क्या है, किसी भी व्यंजन में यदि आप हल लगा दोगे तो वह व्यंजन क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वह व्यंजन आधा हो जाएगा। तो अगर हमने वहां पर हल लगाया, ये आधा हो गया, तो इसका मतलब मात्रा कौन सी इसमें निकली, ह्रस्व ई। एक बात बहुत ही धैर्य से देखिएगा कि ना तो आप इसको छोटी ही बोलोगे ना तो बड़ी ही बोलोगे। भैया अगर किसी अध्यापक ने इसको बोल दिया कि ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, तो आप जान जाइएगा कि हिंदी व्याकरण की समझ थोड़ा सा कमजोर है। और हम नहीं चाहते कि यदि आप अपना प्यारा सा परिवार, आप देख रहे होंगे कि प्यारा सा परिवार विद्याकुल परिवार, तो बेटा आप यदि विद्याकुल परिवार पर आए हो तो विश्वास मानिएगा कुछ सीख कर ही जाओगे। और एक लाजवाब सेशन है आज का। व्याकरण पढ़ाते ही ये नहीं कि हम तुरंत वर्णमाला ही पढ़ाने लगे आपको, हम व्याकरण शब्द का विषय बताएंगे, व्याकरण शब्द का ज्ञान बताएंगे कि आखिरकार इससे कितने सवाल बन सकते हैं। तो भाई यदि किसी व्यंजन में हल लगा दोगे वो आधा हो जाएगा। मात्रा किसकी है, ए की, और यहां पर क्या बेटा जी लिखा था, आ, और फिर यहां पर क्या लिखा था, कर्ण। तो अगर आप थोड़ा सा देखें, आपको पता है कि यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई बदल जाता है किसमें बेटा जी, यहां पर। और आपको पता है कि वह अभी आधा है हल के साथ, और यहां पर क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, और पीछे इसका मूल शब्द क्या है विद्यार्थियों, तो पीछे इसका मूल शब्द जो है वह कर्ण है। क्या है विद्यार्थियों, वह कर्ण है। अब आपको पता है कि यदि किसी व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आया है तो वह अपने से पहले वाले को क्या दे देता है, मात्रा। स्वर क्या है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजन बेटा गरीब है, और किसी गरीब की मदद करना अमीर का फर्ज है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आ क्या करेगा, या को मात्रा दे देगा। तो भाई ये है आधा हुआ हल के साथ, आने मात्रा दिया या को, तो या बन गया, और पीछे लगा है कर्ण। तो अगर आपसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई पूछे कि व्याकरण का निर्माण किससे हुआ है, तो आप तुरंत बता देना कि गुरुजी व्याकरण का निर्माण हुआ है वी प्लस आ प्लस कर्ण। अब ध्यान से समझिएगा, प्राय अगर मैं बात करूं कि व्याकरण का निर्माण रियल पर वी प्लस आ प्लस कर्ण से हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप यह बताइए कि अगर हम उपसर्ग ना निकाले तब इसका निर्माण कैसे संभव है, तब मैं आप सीधा बता सकता हूं। अगर आप संधि के हिसाब से, ऋण संधि के हिसाब से यदि आप तोड़ेंगे तो आप सीधा इसको लिख सकते थे v प्लस आकरण लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, v प्लस आकरण लिख सकते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि v का अर्थ क्या है, तो v का अर्थ आप बताओगे गुरुजी v का अर्थ है व्यवस्थित। v का अर्थ क्या है बेटा जी, v का अर्थ है व्यवस्थित, और आकरण का मतलब क्या है, आकार। अर्थात किसी भी भाषा को व्यवस्थित रूप या आकार जो प्रदान करता है वही क्या है बच्चों, वही व्याकरण है। क्या है विद्यार्थियों, वही व्याकरण है। इसी के संदर्भ पे आगे बढ़ते हैं, क्या है आखिरकार व्याकरण का। देखो व्याकरण क्या, अभी आप देखोगे कि किताबें जो हैं, एक किताब यहां रखी है, एक किताब यहां रखी है, क्या ये व्यवस्थित ढंग से है, तो मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप ये भी सोचो। लेकिन यही पुस्तकें, यही किताबें आप सीधा सीरियल से रख दिए तो एक जैसे हम व्यवस्थित आकार देते हैं तो कितना अच्छा लगने लगता है विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है जाता घर राम, अगर मैं लिखूं है जाता घर राम, अब बताओ क्या यह व्याकरण की नजर पर, क्या यह वाक्य स्पष्ट रूप से आप मुझे बता सकते हो कि यह ठीक है। आप कहोगे नहीं सर मजा नहीं आ रहा, आपको गुरुजी मजा नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वाक्य को शुद्धतम रूप से लिखने के लिए सबसे पहले क्या आता है, कर्ता। अब एक चीज आप और जानो, एक समस्या का विषय यह है कि जब लोग कर्ता लिखते हैं तो लोगों ने कर्ता को ऐसे लिखा। आज मेरे से एक नई बात आप समझो कि यदि किसी वर्ण में रेफ वर्ण लगा हो, क्या लगा हो विद्यार्थियों, यदि किसी वर्ण में रेफ वर्ण लगा हो
तो आप ये जान जाना रेफ का मतलब आधारा। तो वह रेफ वर्ण जिस वर्ण पर लगता है उसको द्वित्व कर देता है। कर्ता ये सही लगा है, द्वित्व कर दिया इसको। किसी भी वाक्य में पहले कर्ता आता है और फिर क्या आता है विद्यार्थियों, फिर कर्म आता है और फिर क्या आता है विद्यार्थियों, फिर क्रिया आती है। अब समझो आप इस बात को, इस पैटर्न को देखो थोड़ा सा, कितने मजेदार है कि किसी भी वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। इसका मतलब है कि किसी भी वाक्य को पहले शुद्ध रूप देना पड़ेगा। बिना शुद्ध रूप दिए कभी भी व्याकरण नहीं आ सकती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्याकरण का अर्थ क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि व्याकरण का जो निर्माण है वह वी प्लस आकरण से हुआ है विद्यार्थियों। तो भाई इसका जो अर्थ निकलेगा वो कहां से निकलेगा, इसी शब्द से ही निकलेगा। तो आप कहोगे गुरुजी वी का अर्थ है व्यवस्थित। क्या बोलोगे बेटा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि वी का गुरुदेव अर्थ है व्यवस्थित। और आकरण का मतलब क्या है, तो आप कहोगे गुरुजी आकरण का मतलब है आकार। तो अगर आपसे कोई यह प्रश्न करे कि व्याकरण का अर्थ क्या है, अगर आपसे परीक्षा प्रश्न करे तो आप बताओगे कि सर व्याकरण का अर्थ है व्यवस्थित आकार। क्या है, व्यवस्थित आकार। व्याकरण का अर्थ क्या है, तो आप बताओगे गुरुजी व्याकरण का अर्थ है व्यवस्थित आकार। ये देख लो, ये है व्याकरण का अर्थ। अगर आपसे किसी ने यह प्रश्न कर दिया कि यह बताइए व्याकरण का अर्थ क्या है, तो आप बताओगे कि गुरुजी व्याकरण का अर्थ व्यवस्थित आकार है। तो अगर आपसे बहुत प्यारा प्रश्न है, अभी मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलोगे कि गुरुदेव व्याकरण का अर्थ होता है व्यवस्थित आकार। तो आइए इसी क्रम पर आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या है, आखिरकार व्याकरण की परिभाषा तो आप यहां देख रहे हो, पहले वर्ण है, फिर शब्द है, फिर पद है, फिर वाक्य है, फिर संज्ञा सर्वनाम क्रिया लिंग वचन कारक उपसर्ग प्रत्यय। ये एक पूरा सीरियल है। क्या है आखिरकार व्याकरण की परिभाषा, तो आप बता सकते हो वी प्लस आकरण से इसका निर्माण हुआ है। वी का मतलब व्यवस्थित, आकरण का मतलब आकार। जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखा पढ़ा बोला जाता है वही व्याकरण है। तो आप कह सकते हो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से व्यवस्थित रूप या आकार प्रदान करना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। तो आइए विद्यार्थियों आप परिभाषा लिखिए। तो वी का मतलब व्यवस्थित, आकरण का मतलब क्या होता है, आकार। तो आप कहोगे जो किसी भी भाषा को, 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 जो किसी भी भाषा को व्यवस्थित, जो किसी भी भाषा को व्यवस्थित, जो किसी भी भाषा को व्यवस्थित रूप या आकार प्रदान करे, 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 वह व्याकरण कहलाता है। वह व्याकरण कहलाता है। वह व्याकरण कहलाता है। वह व्याकरण कहलाता है। विद्यार्थियों बहुत धैर्य के साथ आप एक एक पॉइंट को लिखते चलना। जो मैंने हाथ से बोर्ड पर लिखा है उसको आप कॉपी के मूलभूत आधार पर लिखना चालू करो। पहले पृष्ठ पर ही बना लीजिए व्याकरण, और मैं बताने चल रहा हूं कि व्याकरण की परिभाषा क्या है। आप दूसरी भी परिभाषा एक विद्यार्थियों दिखा सकते हो कि व्याकरण वह शास्त्र है। आप एक और परिभाषा दिखा सकते हो कि व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण वह शास्त्र है। बेटा शास्त्र मतलब शस्त्र से बना है, हथियार है यार एक प्रकार का। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो शास्त्र हैं वो भी हमारे क्या है, हथियार हैं, प्रमाणित करते हैं किसी बात को। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को, हम किसी भी भाषा को,
हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, कामा लिखना, कामा बोलना, पढ़ना, कामा लिखना, कामा बोलना जानते हैं। ये देखो बेटा, ये है बेटा व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र विधा है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ेंगे, लिखेंगे और बोलेंगे। बच्चों वही है व्याकरण। वी प्लस आकरण से बना है। वी का मतलब व्यवस्थित, आकरण का मतलब आकार। जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से व्यवस्थित आकार प्रदान करे वही व्याकरण है। मैंने आपको बताया अगर हिंदी भाषा है, मैंने पहले एक वाक्य लिखा था, अगर आप देखेंगे थोड़ा से धैर्य से, कि है जाता घर राम, तो मैंने बताया किसी भी वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। फिर आप कहोगे कि गुरुजी इसी वाक्य को हम शुद्ध रूप से लिख दें कि राम घर जाता है। अब देख लिया ना आप लोग ने कि किसी भी भाषा को व्यवस्थित रूप या आकार प्रदान करना ही क्या कहलाता है विद्यार्थियों? तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से व्यवस्थित रूप या आकार प्रदान करना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। आगे बढ़िए। व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग लगे हैं बेटा? बेटा उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी मूल शब्द के आदि में जुड़ते हैं। विद्यार्थियों मैंने बताया कि मूल शब्द के आदि में जुड़ने वाले शब्दांश, आदि का मतलब शुरुआत होता है। आपसे बहुत सारे अध्यापक आपको बताएंगे कि उपसर्ग जो है वो पहले लगते हैं, आगे लगते हैं। तो मैं बता दूं कि आपको वो तो सब रटे ही रहना, लेकिन ये एक शब्दावली रटिए। हिंदी की भाषा में शुरुआत को, पहले को, आगे को आदि कहते हैं और बाद को अनादि कहते हैं, लेकिन उपसर्ग मूल शब्द के प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के अंत पे लगते हैं। अब आप इस बात को समझो कि उपसर्ग जो होते हैं विद्यार्थियों, तो वह मूल शब्द के आदि में यानी शुरुआत पे जुड़ते हैं। मूल शब्द कहां जुड़ते हैं बेटा? शुरुआत में। और प्रत्यय जो जुड़ते हैं वह मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, लेकिन मूल शब्द होना बहुत अनिवार्य है। तो व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं? अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि व्याकरण में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उपसर्गों की संख्या 2 है। लेकिन पूछा जाए कि व्याकरण में, तो भाई आपको मैंने बताया अभी कि व्याकरण का जो निर्माण हुआ है वह किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो व्याकरण का जो निर्माण हुआ है वह वी प्लस आ प्लस करण। देखा लापरवाही का नतीजा? आप लोग कैसे अभी भूल गए थे। अब विकल्प में वी भी दिया रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण में कौन कौन से उपसर्ग लगे हैं, तो आप विद्यार्थियों कहोगे गुरुजी व्याकरण में एक उपसर्ग वी है और एक उपसर्ग आ है। वी का मतलब क्या होता है बेटा? वी का मतलब होता है व्यवस्थित। वी का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था व्यवस्थित। और आ का मतलब होता है तक। करण का मतलब करना। करण का मतलब कर दे, जो व्यवस्थित रूप आकार तक ले जाए वही क्या है बेटा? व्याकरण है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण में उपसर्गों की संख्या कितनी है, व्याकरण शब्द में उपसर्ग की संख्या कितनी है, तब क्या बेटा जी आप बताओगे? तो आप कहोगे गुरुजी व्याकरण शब्द में उपसर्ग की संख्या जो है वह 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्याकरण शब्द में उपसर्गों की संख्या जो है वह विद्यार्थियों 2 है। कितनी बेटा? 2 है, 2। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। चलो भैया, व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है? तो थोड़ा सा मैं संधि पर विचार करता हूं। अगर आपसे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपसे यह पूछा जाए कि संधि क्या है, संधि क्या है, किसी को पता है तो कमेंट पर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। संधि बहुत प्यारा सा शब्द है। संधि का मतलब होता है जोड़। जब हम कहीं जोड़ते हैं, जब या कहीं हम जुड़ते हैं, तो एक गजब से फीलिंग आती। तो मैं आपको बताऊं कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ बनता है विद्यार्थियों, संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ बनता है। क्या बनता है? संधि का शाब्दिक अर्थ बनता है जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ना। अगर जुड़ गए, कहते नहीं कि रहीमन धागा प्रेम का, अम्मत तोड़ो चटकाए, अब टूटे से फिर ना जुड़े,
जुड़े गांठ बढ़ जाए। भाई संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वह जोड़ या मेल होता है। कहीं कहीं आप इसको जोड़ भी पढ़ोगे और कहीं कहीं विद्यार्थियों आप इसको मेल भी पढ़ोगे। जब हम संधि चैप्टर पढ़ाएंगे तो इतनी खूबसूरती के साथ पढ़ाएंगे कि आपको हर एक संधि का जवाब आपकी जुबान पर होगा कि दिल मांगे मोर गुरुजी। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? जब स्वरों का मेल स्वर से होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। भाई जोड़ को आप यही तो बोलते हो, यही तो आपका जोड़ है प्राय। तो आप कहोगे कि गुरुजी प्लस के पहले स्वर और प्लस के बाद जब स्वर आएगी तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे, और प्लस के पहले स्वर और प्लस के बाद व्यंजन आएंगे तो व्यंजन संधि है। प्लस के पहले व्यंजन प्लस के बाद व्यंजन है तो व्यंजन संधि है। यानी व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि। मैं बात करूं बेटा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के ये भेद है सब। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है बेटा जी अयादि स्वर संधि। तो व्याकरण शब्द में कौन संधि है? अब पूरी संधि तो अभी पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि संधि का एक अलग टॉपिक है, अलग फ्रेम है। 4-5 दिन हम संधियां पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप ऐसे समझो, एक बहुत धमाकेदार ट्रिक बताता हूं विद्यार्थियों कि यदि या के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, अगर या के पहले कोई आधा अक्षर है तो उस शब्द में कौन सी संधि बनेगी? तो आप कहोगे गुरुवर वहां पर यण स्वर संधि है। कौन संधि है बेटा? वहां पर यण स्वर संधि है। अगर आपसे कोई यह प्रश्न कर दे कि जहां पर, ध्यान सुनना, दिमाग में बैठा लो कि गुरुजी ने बताया कि जहां पर या के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए वहां संधि कौन सी होती है, तो वहां यण स्वर संधि होती है। आइए एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया विद्यार्थियों अध्यक्ष लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? जैसे हमने लिख दिया अध्यक्ष लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया प्रत्यक्ष लिख दिया। क्या लिख दिया? प्रत्यक्ष लिख दिया, ठीक है। तो आपको थोड़ा से दिमाग लगाकर बताना है कि अध्यक्ष और प्रत्यक्ष में कौन संधि है। तो आप कहो गुरुजी आप सिखाए थे कि या के पहले कोई आधा अक्षर आएगा तो यण संधि, या के पहले कोई आधा अक्षर आएगा तो यण संधि। हमने कहा ठीक है। कहो सर आप एक नियम बता दीजिए यण संधि का। मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे। यण संधि का नियम क्या है आइए देख लेते हैं। यदि प्लस के पहले ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से कुछ भी आ जाए, या ह्रस्व या दीर्घ में से कुछ भी आ जाए, या री में से कुछ भी आ जाए, और प्लस के बाद कोई असमान स्वर हो विद्यार्थियों। कैसे स्वर हो बेटा? कोई असमान स्वर हो। कैसे स्वर हो? कोई यदि असमान स्वर आ जाए, तो यदि कोई असमान स्वर आएंगे, तो यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आएंगे तो ई बन जाएगा या में हल के साथ, ऊ बन जाएगा वा में हल के साथ। हल का मतलब ये आधे हैं। आधे का मतलब विद्यार्थियों ये 1/2 के रूप में लिखे हुए हैं, यानी यह आधा है। और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री बन जाएगा रामे। री बन जाएगा किसमें विद्यार्थियों? रामे। मैंने अभी आपको बताया था। आइए थोड़ा सा जान भी लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर विद्यार्थियों वी प्लस आकरण लिखा। क्या लिखा? बहुत ध्यान समझे। मैंने लिखा वी प्लस आकरण। क्या लिखा विद्यार्थियों? मैंने लिखा वी प्लस आकरण। अब ध्यान सुनो, संधि कहां होती है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण पर। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? तो भाई वी है। आपने कहा जी गुरुजी। तो आप देखो थोड़ा ध्यान से, तो अगर वहां पर मैं हल लगा दूं तो ये निकलेगा क्या बेटा? ह्रस्व ई। और यहां पर क्या है? आकरण लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे नियम की तरफ, तो नियम ने कहा कि यदि प्लस के पहले ई हो प्लस के बाद आ हो, आ का मतलब है कोई असमान स्वर हो, तो प्लस के पहले ई हो प्लस के बाद कोई असमान स्वर है तो ई बदलेगी या में, ऊ बदलेगा वा में, री बदलेगा रा में। तो ई के बाद अगर कोई स्वर आया है तो ई बदल जाएगा किसमें? ई बदल जाएगा विद्यार्थियों या में। तो आप अगर आगे देखें तो आगे लिखा है वह, अगर आप पीछे देखें तो पीछे लिखा है आकरण। ज्यों कहते हो आपने देखा कि इस तरफ कोई चेंज नहीं था, फिर आपने देखा आ की मात्रा या को जाएगी तो या हो जाएगा पूरा, तो ये बन जाएगा व्याकरण। अगर आपसे कोई यह प्रश्न करे विद्यार्थियों कि व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है, तो आप उसको तुरंत स्पीड के साथ बताना गुरुदेव व्याकरण शब्द में यण स्वर संधि है। देखना कितना प्यारा सा सवाल मिल गया आपको कि व्याकरण शब्द में संधि कौन सी है, तो आप कहोगे गुरुजी व्याकरण शब्द में यण स्वर संधि है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो भैया एक अगला प्रश्न
आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाजवाब और दमदार प्रश्न मिला कि व्याकरण शब्द में कौन सा समास है। बहुत बढ़िया हेडिंग है कि व्याकरण शब्द में समास कौन सा है। अब आप कहो गुरुजी ये भी है, अब समास भी आ गया, तो बेटा व्याकरण शब्द में समास कौन सा है। तो एक चीज आप समझिए, जिन शब्दों में यण स्वर संधि पाई जाती है, एक नियम लिख लो, रूल क्या बेटा, रूल नंबर 1 है कि जिस शब्द में व्याकरण शब्द में संधि कौन सी है। आपको मैंने बताया कि व्याकरण शब्द में यण स्वर संधि है। व्याकरण शब्द में संधि कौन सी है विद्यार्थियों, तो यण स्वर संधि है। तो जिन शब्दों में यण स्वर संधि पाई जाएगी तो वहां समास के 6 भेद होते हैं। समास क्या है, समास है क्या विद्यार्थियों, समास जो सट गया वही समास है। समास दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। तो भाई एक आपको ट्रिक याद होगी कि भाई समास के 6 भेद होते हैं। आप कहोगे कि ठीक है गुरुजी बता दीजिए। कहें दादा अब तक कहां थे, कहें दादा अब तक कहां थे, दादा अब तक कहां थे, दादा अब तक आप कहां थे। तो दादा अब तक कहां थे, तो आप याद कर लो, ट्रिक यहीं पर याद कर लीजिएगा कि दा से द्वंद्व समास है, फिर है दा से द्विगु समास है। दा से क्या है, द्विगु समास है। और आ से क्या है विद्यार्थियों, तो आप कहोगे गुरुदेव आ से अव्ययी भाव समास है। और बा से कौन सा समास है, तो आप कहोगे गुरुदेव बा से बहुव्रीहि समास है। फिर एक ट्रिक आप मिली, ता से तत्पुरुष समास है। ता से कौन समास है, ता से तत्पुरुष समास है। और इस का से बनेगा आपका कर्मधारय समास है। तो समास के 6 भेद होते हैं और इन समास का एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा और आपको विधिवत बताऊंगा। अभी केवल काम भर की बात आप जानने रखो। तो व्याकरण शब्द में कौन समास, तो जिन शब्दों में यण स्वर संधि पाई जाती है वहां अव्ययी भाव समास होता है। वहां विद्यार्थियों कौन समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्या है आखिरकार अव्ययी भाव समास की क्वालिटी, अगर आपसे पूछा जाए कि अव्ययी भाव समास क्या है, तो आप मेरे प्यारे बच्चे बताओगे कि जिसका प्रथम पद अव्यय प्रधान हो, अर्थात जिसके प्रथम पद में उपसर्ग लगा हो। तो आपको पता था कि व्याकरण में वी नामक उपसर्ग लगा हो, तो आप कहोगे कि अव्ययी भाव समास की एक शानदार पहचान ये है कि जहां उपसर्ग लगे होते हैं, जहां उपसर्ग लगे होते हैं वहां पर समास कौन सा बन जाता है, वहां अव्ययी भाव समास निकल कर आता है। और आपको पता है कि व्याकरण में वी उपसर्ग लगा हुआ था, आपने देखा ही है। तो जहां उपसर्ग लगा होता है वहां अव्ययी भाव समास होते हैं। आइए, हो व्याकरण कैसा शब्द है बेटा, स्त्रोत के आधार पर, रचना के आधार, शब्द का भी वर्गीकरण बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार से। मैंने बताया ना कि आप एक ऐसे बैच के अंदर आपने एंट्री लिया है और आपने ऐसे परिवार का चुनाव किया है जहां हर एक चीज को बारीकी सिखाया जाएगा। आप इंटर की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब आप आगे तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप 12th पास करते हैं, तो अगर आप नर्सिंग छोड़ दीजिएगा, इंजीनियरिंग छोड़ दीजिएगा, अगर ये लाइन थोड़ा से हटेंगे। अब अगर मैं बात करूं आपके बिहार पर बीपीएससी के बारे में बात करूं, यूपीएससी के बारे में बात करूं, फिर मैं बिहार पुलिस की बात करूं, फिर मैं एसआई की बात करूं, एसआई मतलब दारोगा जी, ठीक है। फिर मैं अध्यापक भर्ती परीक्षा की मैं बात करूं, या तो हमारे इंटर पास करके जाने वाले विद्यार्थियों, जब आप बीए पास कर लोगे तो आपको एक डीएलएड का फॉर्म आता है और उसकी तैयारी होती है, बीटीसी जिसका नाम से पुकारा जाता है, उसकी तैयारी करूं। यानी कुल मिलाकर के इंटर के बाद जितने भी आपके एग्जाम होंगे, तो मैं बता दूं हिंदी विषय पढ़ना बहुत अनिवार्य है उस पर। और कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां 40 नंबर दिखाई देंगे, जहां 50 नंबर दिखाई देंगे, जहां 30 नंबर दिखाई देंगे, लेकिन हिंदी अनिवार्य रूप से आपको पढ़नी होगी। तो क्यों ना हम आपके बेस को यहीं से मजबूत करते चले। हमारी प्राथमिकता है यार कि हम यहीं से मजबूत करते हैं, आपके विषय को हम यहीं से मजबूत करते चलेंगे। हम नहीं चाहते कि आगे आपको तकलीफ हो। तो भाई अगर मैं बात करूं स्त्रोत के आधार पर हम शब्दों का, अगर मैं वर्गीकरण की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, तो देखो भाई स्त्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, आपको पता होगा। जिसमें से पहले आता है तत्सम शब्द आता है। क्या आता है विद्यार्थियों, तत्सम शब्द। फिर आता है तद्भव शब्द, एक एक के विषय में अभी मैं बताऊंगा, तद्भव शब्द। फिर आता है देशज शब्द आता है,
फिर आता है देशज शब्द, और फिर आता है विदेशज शब्द। फिर कैसा शब्द आता है? तो फिर आता है बेटा विदेशज शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है रूढ़ शब्द। पहला क्या है? नंबर 1 पे रूढ़ शब्द आते हैं। नंबर 1 है बेटा रूढ़ शब्द, और दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। दूसरा क्या है? अगर आप देखें तो दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा क्या है? तो आप कहोगे गुरुवर तीसरा है योग रूढ़ शब्द या रूढ़ योग शब्द। योग रूढ़ या रूढ़ योग शब्द, कुछ भी आप कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो अब मैं बताऊं व्याकरण कैसा शब्द है। तो अब आपको मैं बताता हूं कि जिन शब्दों में संधियां पाई जाती हैं, तो व्याकरण में संधि कौन सी है? ह्रस्व संधि। तो जिन शब्दों में संधि पाई जाती है, जिन शब्दों के सार्थक खंड होते हैं, देखो रचना के आधार पर 3 शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है विद्यार्थियों? जिन शब्दों के अपने कोई सार्थक खंड नहीं होते उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। सार्थक खंड का मतलब जिसके कोई अर्थ ना हो। जैसे हमने लिखा पानी, अगर किसी ने आपसे कहा कि भाई पानी कैसा शब्द है, तो आप बोलोगे रूढ़ शब्द है। भाई अगर मैं इसे खंड कर दूं तो ये हो जाएगा पा प्लस नी। तो भाई आपको यह मालूम होगा विद्यार्थियों कि ना तो कोई पा का अर्थ है और ना तो कोई नी का अर्थ है, ना तो पा का अर्थ है और ना ही नी का अर्थ है। तो पानी रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के अपने कोई अर्थ नहीं उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक का अर्थ होता है मेल। जिनके अपने कोई अर्थ होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो भाई आपको पता है कि व्याकरण जो शब्द बना, आप देखते चले आए, प्रायः वी प्लस आकरण से बना। अब मैं एक ट्रिक और बता दूं कि जिन शब्दों में उपसर्ग लगे होते हैं वह शब्द कैसा होता है। तो अगर आपसे पूछा व्याकरण शब्द कैसा है, तो आप कहोगे गुरुजी व्याकरण जो है वह यौगिक शब्द है। व्याकरण कैसा शब्द है विद्यार्थियों? तो आप कहोगे गुरुदेव व्याकरण जो है वह यौगिक शब्द है। तो अगर आपसे पूछा योग रूढ़ शब्द क्या है? जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर के किसी अन्य की तरफ इशारा करे, किसी अन्य की तरफ इशारा करे, जब 2 रूढ़ शब्द मिल जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया लंब, एक रूढ़ शब्द है। दूसरा मैंने लिखा विद्यार्थियों उदर, तो दोनों मिलाकर के क्या बन जाएगा? लंबोदर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो दोनों मिलाकर के लंबोदर बन जाएगा। लंब है उदर जिनका, जैसे ये पेट है हमारा, तो यही पेटवा क्या हो जाए? बाहर निकल आ जाए। तो भाई हर राह चलते आदमी को लंबोदर नहीं कर सकते हो। मान लीजिए घर में किसी कोई लंबा पेट वाला व्यक्ति आया हो, उससे कहो जय हो लंबोदर महाराज, थोड़ी देर बैठिए पिताजी अभी गए हुए हैं। तो हर लंबे व्यक्ति को लंबोदर नहीं कहोगे, लंबे पेट वाले को लंबोदर केवल और केवल भगवान श्री गणेश जी को कहोगे। तो जो अन्य की तरफ इशारा कर दे वही क्या है? रूढ़ योग शब्द या योग रूढ़ शब्द। ये अन्य की तरफ इशारा जो करते ये रूढ़ योग शब्द होता है। तो भाई व्याकरण शब्द में वी उपसर्ग लगा है। तो जिन शब्दों में संधियां पाई जाती है वे शब्द कैसे होते हैं विद्यार्थियों? वह यौगिक शब्द होते हैं। ये बात जाने, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब ध्यान सुनिए, स्रोत के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेश शब्द। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने होते हैं स्रोत के आधार, देखो अगर स्रोत के आधार पर पूछे तो 4, अगर कहीं लिखा होता कि स्रोत के आधार पर कुल कितने भेद होते हैं, तब आप यहां पर लगाते कि 5 होते हैं, और एक शब्द जुड़ जाएगा, प्रायः संकर शब्द जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा विद्यार्थियों? संकर शब्द जुड़ जाएगा इसी के अंतर्गत। तत्सम, तत्सम का मतलब क्या होता है? तत् प्लस सम। संस्कृत वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं, हिंदी वाले शब्दों को तद्भव कहते हैं, जो हमारे क्षेत्रीय भाषा शब्द होते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। कहें तोहरे बिना दिलवा टूटत बा, छूटत बा, रगड़त बा, तो रगड़त बा इसका मतलब देशज। विदेशज, जो विदेशी लोग आए थे, जैसे टॉवल है, तौलिया है, साबुन है, ये सब पुर्तगाली लोग आए थे लेकर के। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं बेटा, सार्थक और निरर्थक। और सार्थक पूछता तो 4 होते हैं, और प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 4 हो गए। 5वां विस्मयादि बोधक अव्यय, 6वां क्रिया विशेषण अव्यय, 7वां समुच्चय बोधक अव्यय, 8वां संबंध बोधक अव्यय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण कैसा शब्द है, तो आप बताओगे गुरुदेव यौगिक शब्द है। ठीक है, अच्छा ये वाक्यांश के लिए एक चैप्टर है आपके परीक्षा में, और ये सवाल कई बार आया कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न, मतलब जो बहुत बड़ा व्याकरण है, जिसको व्याकरण आ गई, अभी कुछ दिन बाद आपको भी व्याकरण आ जाएगी,
और बेटा मैं आपको बता दूं, हिंदी एक ऐसा अकेला सब्जेक्ट रहेगा जिसमें 100 ऑफ 100 आएंगे, क्योंकि आपको इस बार आपके प्री 2 अध्यापक मेहनत करने वाले हैं। आपको पता ही है कि भाई हिंदी पे अगर आप देखें थोड़ा सा, भाई हिंदी पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको एक पुस्तक पढ़नी है, दिगंत भाग दो। क्या पढ़नी है? एक पुस्तक पढ़नी है विद्यार्थियों, दिगंत भाग दो। और फिर पढ़ना है आपको व्याकरण। व्याकरण में बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ने चलते हैं। दिगंत भाग दो में आपको पढ़ना है गद्य पद प्रतिपूर्ति। गद्य है, गद्य है, पद्य है। बेटा आप एक चीज जानो, गद्य प्लस अंश बराबर गद्यांश और पद्य प्लस अंश बराबर पद्यांश। गद्य का मतलब क्या होता है? जैसे निबंध है, कहानियां हैं, वृत्तांत हैं, ये सब गद्य के अंतर्गत। पद्य में केवल कविताएं आती हैं। काव्य शास्त्र को गद्य कहते हैं, जिसको गा करके पढ़ाया जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गद्य को पढ़ाने वाले हैं आपके प्यारे से भैया अखिल भैया, और पद्य का सिलेबस और व्याकरण का सिलेबस प्यारे से परमेश्वर भैया कवर कराने वाले हैं। तो भाई व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? प्रश्न आएगा कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं। तो भैया मैं बता दूं कि उत्तर दीजिएगा, व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। ये देखो, और बहुत सारे लोग छोटे भाई बहन गलत लगाकर चले आते हैं, व्याकरण 4 लगा देते हैं। तो भाई ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं। तो आप बोलोगे विद्यार्थियों कि व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। हर एक परीक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपके लिए हिंदी में 100 में 100 लाना है। चलो आगे सुनिएगा कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा। अब एक मैं बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की मैं बात बता दूं आपको, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला जो विद्वान था वो यूरोपीय विद्वान था। कहां का विद्वान था बेटा? यूरोपीय विद्वान था, जिसने 1715 ईस्वी में डच भाषा में हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से हिंदी व्याकरण लिखा। ऐसे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। बेटा हम पढ़ते तो हिंदी, वास्तविक बात हिंदी यहाँ की है ही नहीं। हिंदी का जो जन्म हुआ है वह उत्तर भारत पर ही हुआ है, लेकिन इसका नामकरण फारस के लोगों ने किया है। इसका नामकरण कहां के लोगों ने बेटा? फारस के लोगों ने। अगर मैं थोड़ा से बात बताऊं इस पर, मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप करता हूं, पूरी कहानी आपको बताता हूं कैसे हिंदी चलकर आई। विद्यार्थियों मैं बता रहा हूं ये सेशन आपकी नींव मजबूत करेगा, नींव मजबूत करेगा। हम ये नहीं पढ़ाते कि भाई यही पढ़ा दें, हम आपकी नींव को मजबूत करेंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि आप बीपीएससी, यूपीएससी, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, आप आगे चलकर जिस राह पर कोई पुलिस बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, कोई सिपाही बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, अध्यापिकाएं बनेंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना खाने के लिए जीभ महत्वपूर्ण है। सोचो यदि खाना खूब अनेक प्रकार का रखा हो और आपके पास जीभ ही ना हो तो आप स्वाद नहीं ले पाओगे। वैसे हिंदी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? आपको आश्चर्यचकित होगा कि हिंदी का प्रथम व्याकरण अपने आगे विद्वान लिखे ही नहीं। विद्यार्थियों सोचो यार, कितनी दुर्भाग्य की बात है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोगों ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर जोर ही नहीं दिया। विद्यार्थियों हिंदी का अगर जन्म कहां हुआ रियल पर, हिंदी सोचो, हिंदी होते अपनी होते हुए भी अपनी नहीं है। क्या दुर्भाग्य की बात है यार। मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बता दूं कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ है। अगर आप थोड़ा से समझोगे मेरी बात को, अगर थोड़ा सा जानकारी देखोगे, आप कहोगे गुरुजी बहुत मजा आ गया। हिंदी का जन्म कैसे हुआ मैं आज आपको यह सिखाता हूं। हिंदी अपनी होते हुए भी अपनी नहीं है यार। हिंदी एक उधार का थैला हो गई है। देखो होता क्या है, अगर मैं इतिहास के विषय में अगर मैं बात करूं, इतिहास के विषय में अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा से आप समझो इस बात को कि इतिहास के विषय में अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं इतिहास के विषय में अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा यार इसको सोचो क्या है आखिरकार।
अगर मैं इतिहास की रिदम के बारे में बात करता हूं, प्यारे से शुभम भैया आ गए थे आपके, इतिहास के विषय में अगर मैं बात करता हूं, इति प्लस हा प्लस आस, निश्चित ही ऐसा हुआ। अगर आप पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जैसे इतिहास 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर हम बात करें तो पाषाण काल पर कहीं भी भाषा का विकास नहीं है। फिर हमारी हड़प्पा सभ्यता आती है, वहां पर भी ये नहीं बताया गया कि कौन सी भाषा बोली जाती, वहां ये बताया गया था कि वहां के लोग द्रविड़ भाषाई आधार पर बोलते थे, द्रविड़ भाषाई प्रजाति के लोग रहते थे वहां। लेकिन एक हमारी आती वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मतलब विद्यार्थियों वेदों की सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? वेदों की सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे वैदिक सभ्यता गुरुजी वैदिक वेदों की सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के मूल निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के मूल निर्माता आर्य थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर जी ने भाषाई आधार पर बताया कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया ईरान के निवासी थे। लेकिन आर्य तो यार जन्मे तो यहीं, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह विद्यार्थियों कि हमारे आधे आर्य फारस देश चले गए और आधे आर्य उत्तर भारत की तरफ आ गए। आधे आर्य कहां चले गए? फारस देश। और आधे आर्य कहां चले आए? उत्तर भारत की तरफ चले आए। तो भाई जो आर्य फारस देश की तरफ चले गए, तो आइए मैं दिखाता हूं, ये आपका फारस देश है। ये आपका देश कौन सा है? फारस देश है। और यहाँ जो निवासी थे यहाँ के, वो कौन थे? वहां फारसी बोलते थे। लेकिन फारस के दक्षिण पे एक नदी बहती थी विद्यार्थियों, जिसका नाम था सिंधु नदी। क्या नाम था बेटा इसका? सिंधु नदी नाम था। और ये जो फारस जो थे, वो फारसी लोग जो थे वो मुसलमान थे। कौन थे बेटा? मुसलमान थे। अब हुआ क्या कि मुसलमान क्या करता था, मैं अब आपको एक प्यारी सी बात बता दूं, मुसलमान सा का सा वर्ण का प्रयोग नहीं करता था। वो कहता था कि जो सा वर्ण है वह संस्कृत का है, सा वर्ण जो है वह किसका है विद्यार्थियों? तो कहता था कि ये सा वर्ण जो है वह संस्कृत का है। वह सा के स्थान पर हा का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करता था? हा का प्रयोग करता था। सा के स्थान पर किसका प्रयोग करता था? हा का प्रयोग करता था। सोचो कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो उसने किया क्या? वो कहता था कि ये जो सिंधु नदी है, ये वास्तविक बात ये सिंधु नदी नहीं है। कहें तब क्या हुआ? अब ये बताओ, अब इसके आसपास का जो क्षेत्र रहा, इसके आसपास का जो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र रहा, तो कैसा क्षेत्र कहलाएगा? तो आप कहोगे गुरुजी ये सिंध क्षेत्र कहलाएगा। कैसा क्षेत्र है? ये सिंध क्षेत्र कहलाएगा। और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो सिंध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कैसी रहेगी? वह सिंधी होगी। बोलो, आप कहोगे जी गुरुवर होगी। और यहाँ के लोग कैसे होंगे? वह सिंधी प्रांतीय लोग होंगे। लेकिन फारस के लोगों ने कभी भी सिंधु नदी को सिंधु नदी नहीं कहा, क्योंकि वह सा का प्रयोग नहीं करते थे, सा के स्थान पर हा का प्रयोग करते थे। तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी की श्रेणी दे दे कि ये सिंधु नदी नहीं बह रही, ये श्रेणी कौन सी है? ये हिंदू नदी की श्रेणी है। तो वो कहें कि ये सिंध क्षेत्र नहीं है, भाई सा के स्थान पर उन्होंने क्या प्रयोग किया? हा प्रयोग किया। और सुनो, और इसका अभ्रंश कर देते हैं, इसके साथ वाला जो वर्ण है उसका अभ्रंश कर, अभ्रंश का मतलब एक कदम पीछे, जैसे ता था दा धा, ऐसे देखो बेटा, ता है, था है, दा है, धा है, ना है, तो भाई एक कदम पीछे वाला वर्ण बोलते थे। तो भाई इसको कहा कि ये सिंध क्षेत्र नहीं, ये हिंद क्षेत्र है। और फिर उन्होंने बोला कि ये सिंधी भाषा नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ की जो भाषा है वह सिंधी नहीं, यहाँ की जो भाषा है सा के स्थान पर हा बोल दिए, धा के स्थान पर दा बोल दिए। उन्होंने कहा कि यह हिंदी भाषा है। कैसी भाषा है विद्यार्थियों? उन्होंने कहा कि यह हिंदी भाषा है। कैसी भाषा? हिंदी भाषा है। और आपको मैं बात बता दूं कि फारस के दक्षिण साइड में ही अपना क्या लगता था? उत्तर भारत यानी इंडिया लगता था। तो कहते थे कि ये जो भाई सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वह हिंद नदी का क्षेत्र है, और यहाँ की जो भाषा है वो कैसी है? हिंदी भाषा है। तो परीक्षा पूछती है प्रश्न कि हिंदी भाषा का निर्माण किस भाषा से हुआ है? तो सिंधी भाषा से हुआ है। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि उसका निर्माण किसके लोगों ने किया? तो फारस के लोगों ने किया। तो आइए अब थोड़ा सा और समानता बताऊं प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार।
भाई हमारे जो फारसी विद्वान थे इनको भाषाई आधार पर समानता मिल गई। किसके आधार पर बेटा? इनको भाषाई आधार पर समानता मिल गई। किस आधार पर समानता मिली? भाषाई आधार पर समानता मिली। जब आज दो वर्गों में बटा, आधा फारस देश चला गया, आधा उत्तर भारत चला आया, तो बताया गया कि बोलते थे और इनका जो प्रयोग था वो एक समान था। उत्तर भारत में जो आज चले आए उन्होंने एक ग्रंथ पढ़ा जिसका नाम है ऋग्वेद, ऋग्वेद। और फारस के लोगों ने एक ग्रंथ पढ़ा जिसका नाम है जिंद अवस्था। क्या नाम है? जिसका नाम है जिंद अवस्था, जिंद अवस्था। ऋग्वेद पर एक नदी का उल्लेख है जिसे सिंधु नदी कहते हैं, और जिंद अवस्था में एक नदी का उल्लेख है जिसे हिंदू नदी कहते थे। इसका मतलब ऋग्वेद पर जो बातें हैं वह जिंद अवस्था में समान बातें हैं। तो परीक्षा पूछती है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी शब्द का निर्माण किससे हुआ? तो सिंधी नामक शब्द से। ये दो प्रश्न आपके लिए बहुत प्यारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर पूछा जाए कि हिंदी, हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ, तो जिंद अवस्था नामक ग्रंथ पर हुआ। नोट करके रख लेना कहीं पर भी चुपचाप। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हिंदी शब्द का, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो आप बोलेंगे गुरुजी जिंद अवस्था नामक ग्रंथ पर, जिंद अवस्था नामक ग्रंथ पर। यह ग्रंथ था, ये फारसियों का प्री ग्रंथ था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुजी हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप बोलोगे सिंधी शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? तो आप कहो गुरुजी सिंधी शब्द से हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओ गुरुजी फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा शब्द है? फारसी भाषा का। तो देखो आपके पास तीन प्रकार के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपकी परीक्षा के लिए तो लाजवाब है, रामबाण प्रश्न है कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिंद अवस्था पर हुआ, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधी नामक शब्द से, और हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। आइए मैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति के विषय में आपको बताता हूं, थोड़ा सा जानिएगा, बहुत मजेदार है। तो आप कहोगे जी गुरुवर बताएं आप। तो मैंने बताया कि फारस के लोगों ने, कहां के लोगों ने भैया? फारस के लोगों ने, फारस के लोगों ने, फारस के लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा। फारस के लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा, फारस के लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा। क्या कहा भैया? फारस के लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा। फिर से जान लो क्यों कहा, क्योंकि वो सा का प्रयोग नहीं करते थे, सा के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? फिर से जान लो वो सा के स्थान पर हा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? हा का प्रयोग करते थे सा के स्थान पर। तो फारस के लोगों ने सिंधु को क्या कहा? तो फारस के लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा। फिर हिंदू से, फिर हिंदू से हिंद नामक शब्द बना। फिर हिंदू से हिंद नामक शब्द बना, हिंद नामक शब्द बना, हिंद नामक शब्द बना। फिर इसमें फारसी भाषा का, फिर इसमें फारसी भाषा का, फिर इसमें फारसी भाषा का, फिर इसमें फारसी भाषा का ई प्रत्यय जुड़कर, फिर इसमें फारसी भाषा का ई प्रत्यय जुड़कर, फिर इसमें फारसी भाषा का ई प्रत्यय जुड़कर हिंद प्लस ए, क्या देखो हिंद प्लस ए,
बराबर हिंदी शब्द बना। बराबर शब्द कौन सा बन गया? हिंदी शब्द बना। हिंदी शब्द बना। ये देखो बेटा, ये हिंदी शब्द का निर्माण है। इसलिए मैंने आपको बताया कि परीक्षा पूछ रही है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो विद्यार्थियों हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिंदी की आज उत्पत्ति के विषय में आप जाना है? मैं आपको बता दूं कि हिंदी अचानक से प्रकट नहीं हुई है। हिंदी का कालक्रम बहुत तगड़ा था। पहले संस्कृत, संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर जाकर के अवहट्ट, तब जाकर हिंदी। हिंदी का विकास क्रम अगर आप थोड़ा सा जानोगे तो हिंदी का विकास क्रम, अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुजी बताइए हिंदी के विकास क्रम के बारे में, हिंदी का विकास क्रम कैसा हुआ, एक क्लास लूंगा मैं हिंदी का विकास क्रम के विषय में, एक क्लास लूंगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हिंदी का विकास क्रम, और मतलब बहुत ही जरूरी भी है ये क्लास। हिंदी के विकास क्रम की एक अद्भुत क्लास होती है। देखो सबसे पहले क्या आई है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत, सबसे पहले आई हमारी संस्कृत। ये क्रम मिलाने के लिए आता है। संस्कृत के बाद आई है, संस्कृत के बाद भारत देश की प्रथम भाषा पाली है। अगर भारत, देखो संस्कृत तो बेटा देवताओं की भाषा थी। अब एक चीज और जान लीजिएगा, हमारे भारत में दो ऐसे गांव हैं जहां संस्कृत बोली जाती है, एक झिरी गांव और एक मत्तूर गांव। दो गांवों में संस्कृत का प्रयोग बहुत बढ़िया से, हिंदी, संस्कृत, पाली। पाली के बाद आती है एक भाषा प्राकृत। क्या आती है विद्यार्थियों? प्राकृत आती है। और प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश, इसी को पुरानी हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश को ही बेटा हम पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश के बाद, अपभ्रंश को अब अपभ्रंश का दूसरा रूप अवहट्ट को माना जाता है। इस बात को विशेष, अपभ्रंश का दूसरा रूप अवहट्ट है। और अपभ्रंश के बाद फिर आती है क्या? हमारी हिंदी आती है। ये देखो हिंदी का कालक्रम और विकास। अब यहां से दो प्यारे से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी की जननी बताओ और हिंदी की आदि जननी बताओ। दो प्यारे प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, विद्यार्थियों अच्छे अच्छे लोग इन सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। हिंदी की आदि जननी कौन है और हिंदी की जननी कौन है? देखो देखो, हिंदी की जननी, जैसे मुझे जन्म दिया मेरी माता ने और मेरी माता को जन्म दिया मेरी नानी ने, तो भैया हिंदी की जो जननी है वो क्या है? अपभ्रंश है। और हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन है? संस्कृत है। तो दो प्रश्न आपके समक्ष हैं। अगर पूछा जाए हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आप बताओगे कि गुरुवर हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। और जननी क्या है, तो आप बताओगे हिंदी की जननी अपभ्रंश है। ये देखो, और इस ग्राफ को बहुत ही बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि हिंदी का विकास और कालक्रम कैसे हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो याद कर रहो, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली। पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई बेटा? हिंदी भाषा। हिंदी अचानक से नहीं आ गई बेटा, टूटते हुई आई है। क्या ये बेटा? टूटते हुई आई है हमारी। क्या हिंदी हमारी जो है वह टूटते हुई आई है। आइए विद्यार्थियों, हम यहां पर थे। चलिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण, मैं बात बता रहा कि हिंदी अपनी होते हुए भी अपनी नहीं रह गई। सोचो विद्यार्थियों, हिंदी अपने होते हुए भी अपनी नहीं रह गई। अब बात आई, हिंदी जो था फारसी भाषा शब्द था। एक हमारा यूरोपीय विद्वान था जिसका नाम था जोहान जिसुआ केटलर। उसने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा, लेकिन उसने डच भाषा में लिखा 1715 ईस्वी में। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? तो आप बनाएंगे नोट, बहुत प्यारा सा लिखेगा हिंदी का प्रथम व्याकरण, लिखेगा हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण, यूरोपीय विद्वान, हिंदी का प्रथम व्याकरण यूरोपीय विद्वान, हिंदी का प्रथम व्याकरण यूरोपीय विद्वान जोहान जिसुआ केटलर, जोहान जिसुआ केटलर, जोहान जिसुआ केटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण जोहान जिसुआ केटलर। जोहान जिसुआ केटलर ने
डच भाषा में, जोहान जोशुआ केटलर ने डच भाषा में सन 1715 ईस्वी में, सन 1715 ईस्वी में, सन 1715 ईस्वी में, सन 1715 ईस्वी में हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से, हिंदुस्तानी ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर, ग्रामर नाम से व्याकरण लिखा, नाम से व्याकरण लिखा। अब देखो आज आपको कितने सारे सवाल, मन पे जितनी जिज्ञासाएं थी, मैंने सारी जिज्ञासाओं को आज समाप्त किया। हिंदी का प्रथम व्याकरण किस विद्वान, कहां का था? एक यूरोपीय विद्वान था, और उस विद्वान का नाम क्या था बेटा? जोहान जोशुआ केटलर। और किस भाषा में? देखो हिंदी का प्रथम व्याकरण तो लिखा गया, लेकिन किस भाषा में? डच भाषा पे लिखा गया। तो किस भाषा बेटा? डच भाषा पर लिखा गया। कब लिखा गया? सन 1715 ईस्वी। और किस नाम से लिखा गया? हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बटा है। आपको मालूम होगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसको लिखने का प्रयास किसने किया था? इसको लिखने का प्रयास गारसा दत्तासी ने किया था। विद्यार्थियों, किसने किया था? गारसा दत्तासी ने इसको लिखने का प्रयास किया। गारसा दत्तासी फ्रेंच विद्वान था, फ्रांस का निवासी था। अब फ्रेंच भाषा पे लिखने का प्रयास किया। सोचो, ये एक ऐसा विद्वान है जो कभी भारत आया ही नहीं। गजब भाई। अब सोचो, पहले फोन वोन भी नहीं चलते थे, चिट्ठी के माध्यम से इसने कवियों के विषय में जानकारी ली और उसने लिखने का प्रयास किया। तो अगर पूछा है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा, तो जोहान जोशुआ केटलर। इस बात को आप याद रखिए बेटा। अब चलो आगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बातें सब कोई बताएगा नहीं, ये बात जान लीजिए। सोचते हैं कि बच्चे को क्या सिखाएं, बिहार का बच्चा बेवकूफ बना लीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखो, हिंदी भाषा का प्रथम द्विभाषी ग्रंथ। अब जैसे ही जोहान जोशुआ केटलर ने 10 भाषा में लिखा, अपने यहाँ के विद्वानों का खून खौल गया। तो एक काशी के पंडित जी थे। हिंदी का प्रथम द्विभाषी ग्रंथ कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए, तो हिंदी का प्रथम द्विभाषी ग्रंथ है। तो हिंदी का प्रथम द्विभाषी ग्रंथ का अगर आपसे पूछा जाए कि नाम क्या है, तो इस ग्रंथ का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये देखो, हिंदी का द्वितीय द्विभाषी, प्रथम द्विभाषी ग्रंथ। द्विभाषी ग्रंथ का मतलब क्या है? अपने यहाँ की हिंदी उतनी ही अनिवार्य है जितनी संस्कृत। द्विभाषी का मतलब है 2 भाषाएं थी इसमें। उक्ति व्यक्ति प्रकरण द्विभाषी ग्रंथ, इसका मतलब इसमें 2 भाषाएं थी, जिसमें से पहली भाषा थी हमारी बेटा क्या? संस्कृत। और दूसरी इसमें लगी थी क्या? हमारी हिंदी। ठीक है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो बेटा पंडित दामोदर, पंडित दामोदर, पंडित दामोदर पंडित इनको कहते थे। पीछे भी लगा देते पंडित, आगे भी लग रहा था। गजबे थे भैया। और ये कहाँ के थे? पंडित दामोदर पंडित, ये जो रचयिता थे, इनका स्थान कहाँ के थे? निवासी कहाँ थे? तो काशी के पंडित थे। कहाँ के पंडित थे? काशी के पंडित। ये देखो, अगर पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम द्विभाषी ग्रंथ कौन सा है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण आप नाम बताएंगे। और इनके रचयिता कौन है? तो पंडित दामोदर पंडित। और कहाँ के निवासी थे? तो काशी के निवासी थे। हिंदी का पाणिनि, क्या गजब है। आप बहुत प्यारा सा फोटो आप देख रहे होंगे। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? पाणिनि का मतलब क्या? संस्कृत के पाणिनि आप जान रहे हैं, महर्षि पाणिनि व्याकरण के रचयिता थे। इन्होंने हिंदी का व्याकरण लिखा। हिंदी का पाणिनि तो पंडित किशोरीदास बाजपेयी। किसे कहा जाता है? परीक्षा पंडित किशोरीदास बाजपेयी, पंडित किशोरीदास बाजपेयी, पंडित किशोरीदास बाजपेयी,
पंडित किशोरीदास वाजपेयी। बहुत प्यारा सा सवाल है कि हिंदी का पाणिनि किसे, और सुनो बेटा यही पाणिनि होता है, पाणिनि, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु, पंडित कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है। ये पंडित कामता प्रसाद गुरु जिनकी एक पुस्तक है हिंदी व्याकरण। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की पुस्तक का नाम क्या है, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की पुस्तक का नाम हिंदी व्याकरण। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण के रचयिता, हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक, हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के रचयिता, अगर पुस्तक है हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी। ठीक है, सुनो हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो फिर वही पंडित, देखो हिंदी व्याकरण का पाणिनि तो कामता प्रसाद गुरु, और हिंदी भाषा का पाणिनि मतलब हिंदी भाषा में कैसे सुधार किया जाएंगे, कौन कौन भाषाएं जोड़ी जाएंगी, इसके अंतर्गत क्या विवेचनाएं हो सकती हैं। हिंदी वह भाषा है जो संसार की समस्त भाषाओं को आसान बनाने में क्या करती है, मदद करती है। हिंदी भाषा का पाणिनि पंडित किशोरीदास वाजपेयी, पंडित किशोरीदास वाजपेयी, पंडित किशोरीदास वाजपेयी। ये सब नोट करते रहना आप अपनी कॉपी पर। पंडित किशोरीदास वाजपेयी बहुत इंपॉर्टेंट है ये विद्यार्थियों। पाली भाषा का व्याकरण, क्या गजब भाई। देखो पाली भाषा का व्याकरण, जो पाली भाषा थी, पाली एक भाषा थी जो संस्कृत की बाद आई और भारत देश की प्रथम भाषा थी। आप लिख सकते हो कि भाई ऐसे पाली भाषा का व्याकरण किसे कहा जाता था, तो पाली भाषा का व्याकरण कच्चायन को कहा जाता है। कच्चायन एक विद्वान थे, कच्चायन को कहा जाता है। कच्चायन ये पाली भाषा का व्याकरण था। ये कच्चायन एक व्यक्ति है, पाली भाषा का व्याकरण है, जिसको पाली भाषा के व्याकरण के विषय में जानकारी थी, उनका नाम था कच्चायन। और भारत देश की प्रथम भाषा पाली है। एक नोट बनाकर लिख लेना पिस्टल पॉइंट में कि भारत देश की प्रथम भाषा पाली, भारत देश की प्रथम भाषा पाली है, भारत देश की प्रथम भाषा पाली है, भारत देश की प्रथम भाषा पाली है। भारत देश की प्रथम भाषा क्या है बेटा, पाली है। परीक्षा में बहुत प्रश्न आता है कि भारत देश की प्रथम भाषा क्या है, पाली है। मैंने आपको बताया था संस्कृत देवताओं की भाषा, संस्कृत पाली। भाई यही तो आपको एक ग्राफ बनाया गया था। अगर आपको थोड़ा सा अगर मैं ले चलूं फिर से, तो सबसे पहले क्या आया बेटा, अगर आपको याद होगा तो आप कहो गुरुदेव सबसे पहले आया संस्कृत, संस्कृत के बाद क्या आया, इसको हिंदी का कालक्रम याद कर लो। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद क्या आया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद क्या आया, तो आप कहोगे गुरुवर प्राकृत के बाद आया अभ्रंश, और फिर तुरंत अभ्रंश को या वट्ट कहा जाता है। अभ्रंश के बाद हमारी क्या आई है, तो आप कहोगे अभ्रंश के बाद हमारी क्या आई है, हिंदी आई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आ जाइए। प्राकृत भाषा का व्याकरण, संस्कृत पाली प्राकृत, वर रुचि। प्राकृत भाषा का व्याकरण किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे वर रुचि को कहा जाता है। ये वर रुचि भी एक हमारे विद्वान थे, वर रुचि। और अपभ्रंश भाषा का व्याकरण किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे कि हेमचंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो आप बताओगे गुरुजी हेमचंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो आप बताओगे गुरुजी हेमचंद्र। देखो कितने प्यारे से बने हेमचंद्र। ये प्राकृत भाषा का पाणिनि भी से कहा जाता था हेमचंद्र को। ठीक है, आइए व्याकरण के अंग, अब जो मैं समस्त अंग आपको पढ़ाने वाला हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पूछे कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं, तो व्याकरण के बच्चों 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला है वर्ण विन्यास, पहला है वर्ण विन्यास, पहला है वर्ण विन्यास, दूसरा है शब्द विन्यास, दूसरा है शब्द विन्यास, और तीसरा क्या है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा है वाक्य विन्यास। व्याकरण के 3 प्रकार के अंग हैं, और ये तीनों अंगों पर हम व्याकरण समाप्त करेंगे। आइए जानते हैं सिलेबस के विषय में कि व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विन्यास, शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास। तो वर्ण विन्यास, शब्द विन्यास और मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाक्य विन्यास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बात बता दूं कि व्याकरण के अंग 3 होते हैं,
वर्ण विन्यास पहला, दूसरा शब्द विन्यास, तीसरा वाक्य विन्यास, इसी में पूरी व्याकरण हम समाप्त करेंगे। तो वर्ण विन्यास में आपको क्या क्या पढ़ना है आइए बताता हूं। अगर मैं बात करूं तो कि वर्ण विन्यास में आपको क्या क्या पढ़ना है, तब आप क्या बताओगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ण विन्यास में गुरुजी आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, तो आप उनको बताएंगे कि हमारे गुरुजी वर्ण विन्यास में पहले पढ़ाएंगे वर्णमाला, पहले पढ़ाएंगे वर्णमाला, फिर आप बताना गुरुजी दूसरा चैप्टर वहां हमारे गुरुजी पढ़ाने वाले हैं संधि पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? संधि पढ़ाने वाले हैं। और तीसरे चैप्टर पर आपको गुरुजी पढ़ाने वाले हैं समास। ये वर्ण विन्यास की, ये वर्ण विन्यास की प्राथमिकता है कि आप पढ़ोगे क्या क्या। हम व्याकरण के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, तो वर्णमाला, संधि और समास पढ़ाने वाले। फिर इसके बाद आता है शब्द विन्यास। फिर आता क्या है विद्यार्थियों? शब्द विन्यास। अब इस शब्द विन्यास में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितनी बातें आपको पढ़नी है शब्द विन्यास पर, आइए मुझसे समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले मैं बात बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शब्द विन्यास में आपको पढ़ना है संज्ञा, एक प्यारा सा चैप्टर है। फिर इसके बाद आप लोग पढ़ोगे सर्वनाम। क्या पढ़ोगे? फिर आप लोग पढ़ोगे विद्यार्थियों सर्वनाम। ये देखो, ये भी नोट कर लेना, व्याकरण के ये सारे चैप्टर हैं और शुरुआती लेक्चर से आपको नोट करने चलना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, फिर आप यहाँ पढ़ोगे विद्यार्थियों क्रिया, फिर आप यहाँ पढ़ना है आपको विशेषण। क्या पढ़ना है? फिर आप यहाँ पढ़ोगे बेटा जी विशेषण, और फिर इसके बाद आप लोग पढ़ोगे अव्यय। क्या पढ़ना है? फिर आप लोग यहाँ पढ़ोगे अव्यय। अव्यय के बाद एक अगला चैप्टर आप लोग पढ़ने वाले हैं निपात। निपात के बाद आप एक अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं लिंग। लिंग के बाद एक अगला चैप्टर आप लोग पढ़ने वाले हो वचन, और वचन के बाद आप लोग एक अगला चैप्टर पढ़ोगे बेटा जी कारक। ये शब्द विन्यास में। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद आपको थोड़ा सा यहीं पर जानना है, तत्सम शब्द के बारे में जाना है, तत्सम शब्द। फिर आप जानोगे तद्भव शब्द, ये इस सिलेबस से बेटा तद्भव शब्द। और फिर आप जानोगे देशज शब्द, और फिर जानोगे विदेशज शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब ध्यान सुनो, फिर आप जानोगे रूढ़ शब्द। क्या जानोगे? फिर आप जानोगे रूढ़ शब्द। फिर आपको याद करना है यौगिक शब्द। क्या याद करना है? फिर आपको याद करना है यौगिक शब्द। फिर आप याद करेंगे रूढ़ योग शब्द। क्या याद करना है? रूढ़ योग शब्द। ये पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और इसी के क्रम पर आप विद्यार्थियों पढ़ोगे पर्यायवाची, थोड़ा से बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची। और इसके बाद आप पढ़ोगे विलोम शब्द। क्या पढ़ना है आपको? विलोम शब्द, विलोम शब्द। और फिर आपको पढ़ना है अनेकार्थक शब्द। क्या पढ़ना है बेटा जी? अनेकार्थक शब्द पढ़ने हैं आपको। ये बात आप समझ लो, ये शब्द विन्यास के चैप्टर हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, निपात, लिंग, वचन, कारक, तद्भव, ये सब पढ़ना है। अब अंतिम जो प्रयोजन है वाक्य रचना का, किसका? अंतिम जो प्रयोजन है वाक्य रचना का। तो वाक्य रचना पर व्याकरण के कौन कौन से भाग पढ़ने हैं आपको? तो सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पर वाक्य पढ़ना है, वाक्य के बाद आपको वाच्य पढ़ना है, वाच्य के बाद आपको काल पढ़ना है, और काल के बाद आप लोग पदबंध पढ़ोगे बेटा जी, और पदबंध के बाद आपको पढ़ना है वाक्य शुद्धिकरण। देखो शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण नहीं होता, पहले यही सुधार लो, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण पढ़ना है। और यहीं आपको एक वर्तनी रचना भी पढ़ लेनी है, ठीक है, वर्तनी। ये आपका व्याकरण का समस्त पूरा सिलेबस है, मैंने जो डिस्कस किया कि आपके परीक्षा में क्या क्या आने वाला। आइए चलते हैं, थोड़ा से प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न, क्या वाकई में आपको आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स पर हर एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो पहला प्रश्न है कि आप बताइए कि व्याकरण शब्द में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो आपको मालूम है गुरुजी बताए थे व्याकरण शब्द में उपसर्गों की संख्या 2 है। कौन कौन? पहला है वे और आ, ये 2 थे, ठीक है। तो व्याकरण शब्द में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो आप बताओ गुरुजी व्याकरण शब्द में उपसर्ग की संख्या 2 है, ठीक है। व्याकरण कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है। तो आपको बताए थे कि आप कहोगे गुरुजी दूसरे नंबर का सवाल है कि व्याकरण एक यौगिक शब्द है। क्यों भैया? क्योंकि आपको पता है जिन शब्दों में संधि होती है वह यौगिक शब्द होता है। वी प्लस आकरण से बना है। किससे बना है? तो आपको वी प्लस आकरण से बना है। तो जिन शब्दों में संधि पाई जाती है तो वह कैसे शब्द होते हैं? तो भाई साहब जिन शब्दों में संधि पाई जाती है, तो ये तो ठीक है। जिन शब्दों में उपसर्ग लगे होते हैं, जिन शब्दों में उपसर्ग लगे होते हैं, ये सब के सब हमारे कैसे शब्द होते हैं?
यौगिक शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, आगे देखो, व्याकरण किन उपसर्गों से मिलकर बना है? तो अभी मैंने बताया था कि व्याकरण वी प्लस आ नामक उपसर्गों से मिलकर बना है। क्या बेटा? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण का अर्थ क्या है? मैंने आपको बताया था व्याकरण का अर्थ क्या है। तो वी प्लस आकरण से बना हो। वी का मतलब व्यवस्थित, आकरण का मतलब क्या है? आकार। चलो, व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, अर्ध स्वर संधि? तो आप बताओगे गुरुजी व्याकरण शब्द में भैया जी यण स्वर संधि है। कैसी है? तो व्याकरण शब्द में यण स्वर संधि है। व्याकरण के अंग कितने हैं? मैंने आपको बताए हैं कि व्याकरण के 4, 5, 3 या 2। तो आप कहो गुरुजी 3 है, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन्हीं से क्या बनता है? इन्हीं से व्याकरण बनता है। व्याकरण का कौन सा अंग नहीं है? वर्ण विन्यास, शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, कविता विन्यास। तो भाई व्याकरण का जो अंग नहीं है वह क्या नहीं है? तो वह कविता विन्यास नहीं है बेटा। ठीक है, आइए, हिंदी का प्रथम व्याकरण किस सन पे लिखा गया? मैंने आपको बताया था कि हिंदी का जो प्रथम व्याकरण है किस सन पर लिखा गया। तो आप कहोगे गुरुजी सन 1715 ईस्वी में जोहान जसुआ केटलर ने लिखा था। हिंदी का प्रथम व्याकरण किस भाषा में लिखा गया था? आपको भी बताने। तो आपको पता है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किस भाषा में लिखा गया? तो डच भाषा पर लिखा गया। किस भाषा पर? डच भाषा पर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन था? गारसा दत्तासी, कांता प्रसाद गुरु, जोहान जसुआ केटलर। तो भैया जोहान जसुआ केटलर याद कर लो, डच भाषा, यूरोपीय विद्वान। व्याकरण शब्द में समास कौन सा है? आपको पता है जिन शब्दों में संधियां पाई जाती हैं, यड़ संधि पाई जाती है, वहां समास कौन सा बनेगा? वहां समास अव्ययी भाव समास बनेगा। व्याकरण कैसा शब्द है? तो भाई व्याकरण है डैश डैश तत्सम तद्भव देश। तो भाई व्याकरण शब्द में संधि पाई जाती है। तो जिन शब्दों में संधि पाई जाती है वह संस्कृत के शब्द होते हैं, और संस्कृत वाले शब्द जो होते हैं हमारे वह तत्सम शब्द होते हैं। तो जिन शब्दों में संधि पाई जाएगी वह संस्कृत के शब्द होंगे, तो संस्कृत वाले शब्द हमारे क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। कितने प्यारे सवाल। एक व्याकरण शब्द में व्याकरण की ज्ञाता को क्या कहते हैं? अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे ना, आप उसका रिवाइज प्रश्नोत्तरी का, तो भैया व्याकरण की ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। आप कहते हैं परमेश्वर भैया सवाल कैसे बनते हैं? तो आइए देख लो सवाल कैसे बनते हैं। हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मैंने आपको अभी बताया था कि हिंदी व्याकरण नामक किसने लिखे? तो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो भैया ये संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता है महर्षि पाणिनि। इनकी पुस्तक है क्या बेटा? अष्टाध्यायी। तो कैसा लगा विद्यार्थियों सेशन? अगर आपको इंतजार हो कि इसका भाग 2 आए तो हमारे चैनल को सबसे पहले क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास हो रही थी ये हुंकार व्याकरण भाग 1 की क्लास हो रही थी 2027। बेटा भटको नहीं, सही ज्ञान लो, सही स्थिति लो। आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे सवाल परीक्षा में बन सकते हैं, ये सारी चीजें आप जानो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा है आज का सेशन? अगर दमदारी के साथ अगर सेशन समझ में आया हो, व्याकरण शब्द से कितने सारे सवाल बनते हैं, मैं पहला पार्ट पढ़ा चुका हूं और दूसरा अध्याय संज्ञा का लाने वाला हूं, और जल्द ही आपके सामने दूसरा भाग आने वाला है। तुरंत कमेंट कर देंगे कि परमेश्वर भैया कैसा लगा ये सेशन, मुझे अवश्य बताएं। आपका कमेंट मेरे रूबरू दिल पर उतर जाएगा। एक कमेंट बहुत प्यारा सा करिएगा, क्या व्याकरण शब्द की स्थिति आपको समझ में आई है? हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? आपको पता है किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना बोलना ही हमारा क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण से संबंधित बहुत सारे सवाल मैंने आपको बताए। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग को यह सेशन बहुत पसंद आएगा। तो मिलता हूं। जय भीम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। हुंकार, समस्त बिहार भर रहा हुंकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी हमारे हुंकार बैच से जुड़ें, क्योंकि यह पहली क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बिहार के विद्यार्थियों। आपके माता पिता को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं कि ऐसे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू।